हाँ, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसमें होता है कि मान लो आपको क्या दिया जाता है कि आपको एक लेंस बनाना है जिसकी फोकल लेंथ डिसाइड करनी है, उसकी फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए या फिर 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए। नाम से पता चला लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हम कुछ ना बोल रहे तुमसे। हाँ, लेंस मेकर्स में होता क्या है कि हम लोगों को लेंस बनाना है, तो लेंस बनाने के लिए हमें फोकल लेंथ बोलते हैं कि हमें 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक लेंस बनाना है। ठीक है, मिरर में मिरर बनाना आसान था कि मैंने बोला कि मुझे 5 सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर बनाना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर का क्या ले लोगे, आप स्फीयर ले लोगे मिरर में अगर बात करें। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर का लेने के बाद मान लो 10 सेंटीमीटर का क्या एक स्फीयर है, उसका आपने क्या काम किया, आधा काट दिया, तो ये आपका जो वो बनेगा मिरर जो बनेगा कितनी फोकल लेंथ का बनेगा, 5 सेंटीमीटर का बनेगा। यहां तक समझ में आता है। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में अगर आपको फोकल लेंथ डिसाइड करनी है तो उसके अंदर 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। एक तो इधर की रेडियस कितनी रखूं मैं, इधर की रेडियस कितनी रखूं मैं, और अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखूं। ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं हमारा कि आपका लेंस की फोकल लेंथ क्या बनने वाली है। तो यहाँ पे जो वहां पे तो आप लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा था, मिरर में एफ का फॉर्मूला क्या बना था, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, डायरेक्टली देख लेता फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जो एफ का फॉर्मूला था 1 अपॉन एफ, वो आ जाता 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आता है फॉर्मूला पूरा का पूरा। ये वाली चीज, ये फॉर्मूला ऐसा है, तो हमें यही चीज डिराइव करनी है। ठीक है, अब r1 और r2 क्या है, जिस सरफेस पे देखो ये सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसके लिए जो r की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी। इसके लिए जो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, r2। जो पहली सरफेस पे लाइट आएगी उसको हम लोगों ने r1 बोल दिया, जो दूसरी सरफेस पे होगी लाइट उस पे क्या जाएगा, आपका r2 हो जाएगा। कॉन्वेक्स के लिए ये कौन सा मिरर है, लेंस है। कॉन्वेक्स से ये चीज समझ आती है। कॉन्केव क्या होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसके लिए r1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बताओ, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स के लिए r की वैल्यू r1 के लिए मतलब ये वाली r1 इधर जाएगा या इधर जाएगा, इसका r1 किधर जाएगा, उधर जाएगा इधर जाएगा। अभी सिंपल ये मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस ना पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ ये जो है ये गोला है, इसकी रेडियस उधर आएगी या इधर आएगी, पीछे पीछे का उधर या इधर बता देना। इधर कहां से देखिए रेडियस भाग रहा है क्या, अभी ये का गोला बनाएगा तो इसकी रेडियस यहाँ बनाएगा तुम। अरे ये वैसे देख के बता दो ना, तो बिल्कुल फोकल लेंथ वो सब हो गया। तो इसकी रेडियस कितना मिलेगी आपकी, अगर गोला बनाया है तो गोले के अंदर इधर ही तो मिलेगी r1, नहीं ऐसा पक्का। तो ये r1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उधर वाली चीज क्या हो जाती है, बड़ा पे एक क्वाड्रेंट है, इधर वाली चीज पॉजिटिव इधर वाली चीज नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव इधर होता है नेगेटिव। तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसमें r1 ये वाला होगा कि ये वाला होगा, बताओ, ये होगा r1 या इधर वाले के लिए r1 होगा, किसके लिए r1 होगा, इधर वाले के लिए r1 होगा। और इसका r1 इस साइड आएगा कि उस साइड आएगा, मेरी तरफ ही आएगा। और इसके r1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। नहीं है सर में, मतलब कॉन्वेक्स के लिए अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए r1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव, r2 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए आपके r1 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, r2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यहां तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, पक्का। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एक काम करो, उसको पहले इसको काट दो, अभी पहले टाइप्स ऑफ लेंस लिख लो, पहले ये थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस लिख लो सबसे पहले। ये वाला कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ये वाला कौन सा लेंस है, कॉनकेव। देखो आप ऐसा समझ सकते हो, जो कोनों से पतला हो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स, और जो कोनों से मोटा हो बीच से पतला हो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, कॉनकेव। इसका प्रॉपर नाम बाई कॉन्वेक्स होता है,
क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस, या डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? बाई कॉनकेव लेंस। उसमें क्वेश्चन में आया था डबल कॉनकेव हाँ, लेंस वाला। डबल कॉनकेव या डबल कॉन्वेक्स, यही वाली चीज है। अच्छा, अब की बार अभी तो आप लोग ये मानते हो कि दोनों सर्किल एक जैसे बनेंगे, एकदम बराबर बराबर। ऐसा नहीं है, ये ऐसा भी बन सकता है कि ये वाला आपका छोटा सर्किल है, ये वाला आपका बड़ा सर्किल है, इस टाइप से बात समझ में आती है। मतलब जरूरी नहीं इन दोनों की रेडियस सेम सेम हो सकता है बहुत बड़ा सर्किल हो, ये हो सकता है छोटा सा। मतलब मैंने क्या बनाया, एक सर्किल बना दिया, एक सर्किल बनाया और एक सर्किल बनाया, ठीक है। तो इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस तो छोटी और इसकी रेडियस क्या होगी? बड़ी हो गई। और जब हम इसको बनाएंगे तो देखो लेंस कैसे दिखाई देगा आपको। एक तरफ से फ्लैट दिखाई दिया और एक तरफ से क्या दिखाया? ज्यादा कर्व दिखाई दिया। जरूरी नहीं दोनों की रेडियस क्या हो आपकी सेम सेम, अलग अलग रेडियस भी हो सकती है। अब आगे की देखो, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव तो समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा अलग अलग डायग्राम्स। ये फ्लैट है, ठीक है। ये 4 लेंस और है। मुझे पहले ऐसे ही बताओ, ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। वो क्या है? कॉनकेव। ये क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है कॉनकेव। और ये क्या है? क्यों? हम लोगों को बस इतना देखना है, जो साइड से चौड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। जो बीच साइड से पतला होगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। इसका नाम लिखा जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स इसलिए बिकॉज इसकी एक साइड क्या आपकी प्लेन है, और ये मेन नाम है इसका। ये थोड़ी कर्व होगी ना वैसे ये इसकी तरह वाली नहीं, ये एकदम फ्लैट है। अच्छा ठीक। ये एकदम फ्लैट है, स्ट्रेट लाइन। ये भी एकदम से, ये क्या प्लेनो तो है, और मेन शीशा क्या है? मेन लेंस क्या है? कॉनकेव। तो इसको लिखा जाएगा प्लेनो कॉनकेव लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसकी कहानी देखो, ये जो ये वाला लेंस है इसको हम लोगों ने क्या बोला है? क्या नाम इसका? कॉन्वेक्स है ना। लेकिन उससे पहले इसमें लिखा जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। पास में क्या बोले हम लोगों ने? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्योंकि इसकी एक सरफेस का अंदर दबी हुई है, और दबी हुई चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव बोल देते हैं। तो इसलिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स लिखा गया है। और इसको हम लोगों ने क्या बोला? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मतलब जब भी आड़ी तिरछी फोटो दिखे तो उसमें बस ये देखना पहले कि कोने पे क्या है, पतला है कि मोटा है। अगर कोने पे मोटा है तो कॉनकेव है, कोने से पतला है तो वो है कॉन्वेक्स। उससे पहले उससे अलग, अगर कॉन्वेक्स आपने लिखा था यहाँ पे कॉनकेव लिख देना, अगर वहां पे कॉनकेव लिखा तो यहाँ उससे पहले कॉन्वेक्स लिख देना। बात समझ में आती है? ये सारी चीजें को डायग्राम बना दो जल्दी से।
ठीक है। अब फॉर बाइकॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए ये R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ। नीचे नहीं जितना नीचे बना दे, ये आपका लेंस है, ये ऐसा ना सरफेस, इसकी रेडियस इधर आएगी कि इधर आएगी, तो इधर आएगी, इस साइड है ना, इधर आएगी। तो इधर वाली जो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, और अगर इधर आ रहा है तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। और इसके लिए R2 किधर आएगा, इस साइड आएगा, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है वाली चीज। वही अगर आपके एक बाइक कॉनकेव है, तो इसकी रेडियस इधर आएगी कि इधर आएगी, उधर राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट इसके लिए कहाँ आएगी बताओ, लेफ्ट राइट में। इस साइड। क्यों बोलो भाई, ये बनेगा ना इसका, अच्छा इधर वाला नहीं ये वाला। और ये R1 होगा कि R2 होगा बताओ, बंद होगा, बताओ। R2 R2 जिसपे सबसे पहले रेज हमेशा इधर से आती है, ये मालूम है, हमेशा रेज हमेशा कहाँ से आती है, इधर से। तो जिधर से रेज आ रही है, तो वो जिस सरफेस पर करेंगे वो फर्स्ट हो जाएगी, और जिस पे करें बाद में करेंगे वो क्या रहेंगे, 2 हो जाएगी। तो ये वाली क्या हो जाएगी, R2, इसकी R2 इधर है, और वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। इधर वाली चीज क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिव। और ये वाली पहली सरफेस होगी, ये किधर आ रही है, इस साइड आ रही है, ये क्या जाएगी R1, और इसके लिए क्या जाएगी, नेगेटिव। यहाँ तक बताओ सर, आता है नहीं आता है, पक्का। ये और नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद हेडिंग डालना लेंस वेक्टर्स फॉर्मूला। आदित्य समझ आ गई वाली चीज। हमको इसमें लिखना ये चीज जो मैं लिखा assumptions, assumptions हेडिंग लिखो assumptions है, छोटे से 2.3 पॉइंट, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला आएगा तो उसमें assumptions जरूर पूछ लेंगे। कल लिखा था, छापे का तो assumption क्योंकि बाद में लिखोगे तो नहीं, बाद में लिखा यहाँ पे जाके लिखा था, 12 बजे तक देना था, 12:30 तक लिख दिया मैंने पूरा। हाँ लिखो फर्स्ट पॉइंट। तुम्हारे पेपर पढ़ाई होते हाँ फिर व्हाट इज सॉरी, फर्स्ट पॉइंट का लिखना है, इसके अंदर लिखो द ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, object should be taken as point object second point, the aperture of the lens, the aperture of the lens, पेपर की स्पेलिंग बोलने APERTURE, aperture of the lens और is very small, is very small, अपर्चर क्या होता है,
अपर्चर मतलब ये वाली चीज जो कर्वेचर सरफेस भी होता है। है, कर्वेचर, कर्वेचर भी होता है। कर्वेचर हम लोग मिरर्स में पढ़ते हैं, मिरर्स में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें हम लोग अपर्चर पढ़ते हैं। मतलब कितना पोर्शन जहाँ पे रेज आ रही है उसको हम लोगों ने अपर्चर बोला है। ठीक है, अपर्चर हो गया। थर्ड पॉइंट, since aperture of the lens since aperture of the lens since aperture of the lens is very small, therefore all the angles therefore all the angles are also taken very small. All the angles are also taken very small. That is, sine theta is approximately equals to theta and approximately equals to tan theta. ये कॉन्वेंसी का साइन होता है ना। कॉन्ग्रुएंसी का भी साइन होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली का भी साइन होता है। ठीक है? अब हेडिंग डालेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में फर्स्ट हेडिंग कौन सा रहेगा अब आपका? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अभी तो मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, फिर से कटे टॉपिक ऊपर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बस हेडिंग काट देना। ऊपर लेंस मेकर्स फॉर्मूले की हेडिंग फिर से काटो। फिर क्या लिखा है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। assumptions तो चलेंगे, assumptions हैं इसी में, assumptions ये पूरे चैप्टर के लिए। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल, assumption के ऊपर, हाँ assumption के ऊपर जो है, थ्रू spherical surfaces, रिफ्रैक्शन थ्रू, हाँ जिसका नंबर खराब था इसका लेंस मेकर्स फॉर्मूले का बार बार यही करता है। स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, भाई ये डेरिवेशन है बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी जब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अब 6 डेरिवेशन है इसके अंदर स्फेरिकल सरफेस के अंदर। ठीक है, लेकिन है सारे एक जैसे। आपको एक समझ में आएगा तो आप 3-4 अपने आप कर ही लोगे। हेडिंग क्या डालनी है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, केस 1। ये कॉनकेव लेंस भी काटते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अभी इसको पूरा मत काटो, कॉन्वेक्स लिखा है ना, काट दिया। केस 1 केस 1, कॉन्वेक्स सरफेस, इसके बाद रेयरर टू डेंसर, केस 1 रेयरर टू डेंसर, रियल इमेज। ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स के लिए जाएगी, कॉनकेव के लिए जाएगी, मतलब ये पूरा बोला है। अभी आपको चौड़ा वाला नहीं, लेंस नहीं देखना है, सिंपल इधर से बाहर की तरफ कर्व्ड है तो ये क्या कहलाई जाएगी? कॉन्वेक्स कहलाई जाएगी। मतलब ये एक्चुअली में क्या था, इसके क्वेश्चन कैसे आता है कि आपके पास एक बॉल है कांच की, बात समझ में आती है? तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कांच, म्यू ग्लास, और बाहर क्या इसके? एयर। अगर इसमें हम लोगों ने ऐसे लिया, ये प्रिंसिपल एक्सेस ली, यहाँ पे कोई हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देगा? अगर हम अंदर से इसको देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसके कैसे कैसे पाथ रिफ्लेक्ट होगा वो हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसका अगर ये बना है तो आर की वैल्यू कहाँ आएगी? इसकी इस साइड या इस साइड? राइट, इस साइड आएगी। तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? सी, सेंटर।
ठीक है, इस पॉइंट का हम लोगों ने क्या बोल दिया, P, पोल। बहुत इसमें हम लोग पोल ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, O। यहां से आई रे, ध्यान से देखते रहना। अब ये है इंसिडेंट रे। अब हम लोगों को क्या बनाना होगा, नॉर्मल। और कर्व सरफेस में नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, वो फोकस से नहीं, सी से। हम लोगों ने बताया था पिछले, जितनी भी आपकी कर्व सरफेसेस होती है उसमें जो नॉर्मल होता है, देखो अगर फ्लैट सरफेस है मुझे इस पे नॉर्मल बनानी है तो आपने तो सिंपल ये बना दिया, नॉर्मल बन गया। लेकिन अगर गोला है, इस पे नॉर्मल बनानी है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सी से जाते हुए एक लाइन बना देना। ये क्या बन जाएगा, इसका नॉर्मल बन जाएगा। ये क्वेश्चन आते भी है ना, नॉर्मल ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑलवेज पासेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है वाली चीज? ये है, इसके अंदर क्या ग्लास है, ये हम लोगों ने ऐसे बना दिया। ये क्या है, ग्लास है, यहाँ पे बाहर क्या है, एयर है। एयर से डेंसर में, इससे एयर से कहां जा रहे हैं, ग्लास में। इसको μ1 लिख लेते हैं हम लोग, इसको क्या लिख लेते हैं, μ2 लिख लेते हैं। ग्लास में लिख के डेंसर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया, नॉर्मल। नॉर्मल बनाते हैं इसका, तो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा। अब ये रे ऑफ लाइट जा रही थी सीधे, अभी इधर मुड़ेगी या ऊपर मुड़ेगी, नीचे की तरफ मुड़ जाएगी आदित्य, क्योंकि जब भी रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। नॉर्मल कहाँ है इसमें, नीचे वाला। ये वाला नॉर्मल नहीं देखना, क्योंकि अब तो इसके अंदर का नॉर्मल देखेंगे ना। अब इसमें भी दो केस बनेंगे। एक बार हो सकता है ये जाना था इसको ऐसे सीधे, जा रही थी सीधे, लेकिन गई कैसे, थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई। एक बार ये ऐसे मुड़ सकते हैं, और मैंने बोला हो सकता है ज्यादा मुड़ गई हो, तो अभी हम ज्यादा मुड़ी हुई वाला केस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं उसको समझना ध्यान से। अगर ज्यादा मुड़ेगी तो इमेज इस साइड ही बन जाएगी, लेकिन अगर हल्की सी मुड़ी, जैसे हम लोगों ने ऐसा बनाया था, तो ये कहां, इसकी इमेज कहां बनेगी, इस साइड। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर उधर इमेज बन रही है तो रियल है, इधर इमेज बन रही है तो वर्चुअल है। हम लोगों को केस क्या भी, रियल इमेज। अगला केस हम सेम रखेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस रेयर टू डेंसर, लेकिन वर्चुअल इमेज। तब हम ये वाली रे देखेंगे कि मतलब जाना था सीधे, मुड़ गई, और ज्यादा नहीं मुड़ी, थोड़ी सी मुड़ी, तो इधर ही इमेज बनेगी। बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? इसको तो अभी मैं रब कर रहा हूं। वर्चुअल लाइन बन गई। खुश। यह प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे बन गई आई। एरो बनाना मत भूलना। अब आई और आर मार्क करते, यहां पे आई बनेगा एंगल आई, क्योंकि इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इस वाले पॉइंट को हम लोग हमेशा एम नाम दे देते हैं, और यहाँ पे नीचे इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ए। क्लियर है वाली चीज? आर कहां बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा, या ये वाला बनेगा, या ये वाला बनेगा, या ये वाला बनेगा, बताओ। नीचे वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है रेड वाला नॉर्मल। रिफ्लेक्शन और इसके बीच में हमेशा क्या बनता है, आ। यहाँ बन गया आपका आ। ये रे वाली चीज। तीन एंगल और नए आए यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा होता है ऑब्जेक्ट का एंगल, बीटा होता है इमेज का एंगल, और गामा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल। तो और ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, एक्यूट एंगल होते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, एक्यूट एंगल होते हैं। मतलब देखो ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी, तो हम कौन सा वाला एंगल लेंगे, इधर वाला, इधर वाला, अंदर वाला, क्योंकि हमें क्या लेना है, एक्यूट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा। यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, गामा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, गामा। क्यों? क्योंकि सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गामा बनता है, इमेज जहां बनेगी वहां पे क्या बनेगा आपका, बीटा। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोगों ने, गामा, और यहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोगों ने, बीटा। ये आपका रे डायग्राम पूरा हो गया। क्लियर है चीज? अब इस रे डायग्राम को ना 2 मिनट तक आप हम इसका डायरेक्शन करेंगे। नहीं, इधर वाला पास करना ये, ठीक है।
ये तरफ नहीं होगा, फिर तो इसी पे डेरिवेशन करना है पूरा हमें। इसमें दो चीजें मेन है डेरिवेशन में, एक तो डायग्राम, और उसके बाद यहाँ पे दो रिलेशन लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर लिखने आ गए तो आप सारे डेरिवेशन कर सकते हो। हो गया हो गया, हो गया भाई। अब देखो ये वाली चीज ओ से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाई जाएगी, यू। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कहलाई जाती है, यू। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाई जाएगी, आर। सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाई जाती है, आर। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाई जाएगी, वी। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर आपका ये ट्राइंगल है 1 2 3 4, तो एंगल 1 किसके बराबर होता है, 3 + 4 के बराबर। एंगल 1 = 3 + 4, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। वही चीज आपको यहाँ करनी है। एंगल आई किसके बराबर है, एंगल बताओ, आई ट्रायंगल कौन सा है? आप बताओ। ट्रायंगल आई कहाँ बन रहा है, रेड लाइन और ब्लैक लाइन में बन रहा है, तो इसी लाइन को पीछे लिया, ब्लैक लाइन को दे दिया, तो इन ट्राइंगल अल्फा प्लस गामा, इन ट्राइंगल, यही दो चीज अभी ऐसे ऐसे दो एक्सटीरियर एंगल देखना है, ठीक है। इन ट्राइंगल एम ओ सी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा गामा। यहां तक बताओ, सर में आता है कि नहीं आता। सिमिलरली अब हम लोग दूसरा एक्सटीरियर एंगल, देखो आर तो एक्सटीरियर है नहीं किसी का, आगे सर में दूसरा जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो आएगा आपका गामा। एक बार आपको ऑब्जेक्ट के साथ देखना होता है, ऑब्जेक्ट और सी का ट्राइंगल देखना होता है, एक बार आपको इमेज और सी का ट्राइंगल देखना है। इमेज और सी का जब ट्राइंगल देख रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, गामा बाहर आ रहा है, तो गामा ये, और ये किसके सम के बराबर आ गया, आर प्लस बीटा के बराबर आया सर में। हाँ भाई ठीक है, तो हम लोग ने दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, इन ट्राइंगल एम सी आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, गामा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, आर प्लस बीटा। 2 मिनट इतना भी नोट नहीं करना, गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, आर प्लस बीटा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अभी हम लोग यहां से भी क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, गामा माइनस बीटा। ये हो गया मेरे पास 2 इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब उसके बाद हमें मालूम है बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे आई की जगह, इस आई की जगह हम लोग ये वैल्यू लगा सकते हैं। और अभी मैंने एजम्पशन में लिखवाया था ये एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर की जगह हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन आर भी लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। हमने ऊपर एजम्पशन लिखवाया ना, sin थीटा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा ओनली। तो sin i को सिर्फ क्या लिख दिया i, sin r को क्या लिख दिया r। और i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हम लोगों ने यहां से लिखी अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। और इसकी वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस बीटा। इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा अब आपका, गामा माइनस बीटा इंटू म्यू इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। यहां तक सर में आया पक्का। अब हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। गामा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। हम लोगों ने बोला अब देखो, अब हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एम ए सी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan गामा लगाए हम लोग तो क्या हो जाएगा, tan गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन ए सी। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, क्लियर है वाली चीज। तो हम लोग ने बोला इन ट्राइंगल क्या हो गया आपका, कौन सा आपका, एम ए सी, tan गामा। और क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो tan गामा को भी मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूं, गामा विच इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन ए सी।
क्लियर है वाली चीज। सिमिलरली आपको दूसरा ट्रायंगल, अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा बताओ? MAO बीटा के लिए आई है ना, MAI। तो हम लोगों ने अब दूसरा ट्रायंगल क्या ले लिया, इन ट्रायंगल MAI, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू बीटा विच इज इक्वल्स टू MA अपॉन AI। सिमिलरली अब तीसरा ट्रायंगल क्या लिया हम लोगों ने, इन ट्रायंगल MAO, tan बीटा सॉरी tan अल्फा विच इज इक्वल्स टू अल्फा विच इज इक्वल्स टू MA अपॉन AO। यहां तक समझ में आता है? ये तीनों चारों वैल्यू हम लोगों ने कहां लगाई, इस वाली इक्वेशन में लगा दी, थर्ड इक्वेशन में लगा दी। तो जब हम थर्ड इक्वेशन में लगाएंगे सारी वैल्यू तो क्या बन जाएगा, गामा माइनस बीटा की जगह क्या जाएगा, गामा की जगह क्या जाएगा, MA अपॉन AC, माइनस बीटा की जगह क्या जाएगा, MA अपॉन AI। इसके पूरे के बाहर क्या है, म्यू, और इधर क्या आ गया, गामा, अल्फा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, MA प्लस AO प्लस MA अपॉन AC। सब में MA है ऊपर, कॉमन लेके खत्म हो जाएगा पक्का। तो इसमें क्या बचेगा, 1 अपॉन AC माइनस 1 अपॉन AI इन द ब्रैकेट ऑफ म्यू 1 अपॉन AO प्लस 1 अपॉन AC। क्लियर है वाली चीज। अब हम लोग इनकी वैल्यूज लगाएंगे। AC की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बताओ, AC R माइनस का है प्लस का, प्लस का R, ठीक है ठीक है। AI की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, माइनस का वो सॉरी प्लस का V। AO की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, प्लस का U माइनस का U, सॉरी इधर वाला माइनस का। और AC की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, प्लस का R। ये सारी वैल्यू इसके अंदर लगाएंगे तो आपका आंसर आने लगेगा। तो 1 अपॉन AC की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन AC प्लस का R माइनस 1 अपॉन प्लस का V which is equals to माइनस 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 अपॉन R। म्यू की वैल्यू इधर लगाई, म्यू अपॉन R माइनस म्यू अपॉन V इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन U। ये U और म्यू अपना ध्यान से बनाना थोड़ा सा, प्लस 1 अपॉन R। R को इकट्ठा किया, इसको इधर लेके गए, तो म्यू अपॉन R माइनस 1 अपॉन R इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन U प्लस ठीक है। थोड़ी सी एक मिनट नोट नहीं करना, यहाँ पे हम लोगों को म्यू टू और म्यू वन वाली चीज लेनी थी, पूरी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। सही चले, बस हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ म्यू अपॉन साइन ले लिया ना। हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर I ऊपर लिखा है तो I का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, और R का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। तो ऊपर म्यू 2 हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, म्यू 1। ये वाली चीज याद है जो हम लोगों ने बताया था, बस वो चीज करनी है हमें। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका म्यू 1, इधर क्या जाएगा म्यू 2, इधर क्या जाएगा म्यू 2, इधर क्या जाएगा म्यू 1। हाँ भैया कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस हम लोगों ने म्यू 2 क्या चीज, ये मैं तब कर रहा हूँ समझने में वही है सब कुछ, बस हम लोगों ने यहाँ पे म्यू 2 अपॉन म्यू 1 वाला पूरा फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हो जाएगा क्लियर। तो यहां से एम कैंसिल सर, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू 2 अपॉन AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का R माइनस MA के म्यू 2 अपॉन प्लस का V which is equals to म्यू 1 अपॉन AO की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का U प्लस म्यू 1 .
प्लस म्यू 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 1 अपॉन AC की वैल्यू क्या आ गई R प्लस का। यहाँ तो बताओ सर में आता है कि नहीं आता? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, R और R को इकट्ठा करेंगे और बाकी चीज को उधर लेकर जाएंगे। तो ये क्या रहेगा, म्यू 2 अपॉन R माइनस म्यू 1 अपॉन R इट इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U। बस यहीं पे आपका डेरिवेशन पूरा हो गया। इसमें से 1 अपॉन R कॉमन ले सकते हो, तो 1 अपॉन R कॉमन ले, अंदर क्या गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 which is equals to म्यू 2 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन V आ गया आपका फॉर्मूला। जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है।